हेलो एवरीवन। बीएनएसएस में चेंजेस को डिस्कस करने की इस सीरीज़ में, इस कड़ी में हम लोग आज आगे के कुछ चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। अगर टाइम परमिट करेगा, आई बिलीव आज चैप्टर नंबर 6, 7, 9, 10 और डेफिनेशन क्लॉज में लाए गए बदलावों को हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस गेट इनटू इट। सबसे पहले जो चैप्टर आज हम लोग डील करने वाले हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 डील करता है किस चीज़ से? प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, समन्स एंड वारंट्स की बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। हम लोग इस चैप्टर की जो कुछ इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं उसको एक एक करके देखते चलते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन लाया गया है वो है आपके सेक्शन नंबर 64 के अंदर। काइंडली आप बेयर एक्ट में सेक्शन 64 को ओपन कर लीजिए। सेक्शन 64 बात करता है समन्स हाउ सर्व्ड, समन सर्व करने का तरीका क्या होगा उससे डील करता है सेक्शन 64। और इसमें बड़े ही माइन्यूट टाइप के चेंजेस लाए गए हैं जिसको हम लोग अभी देख लेते हैं। जब आप देखोगे सेक्शन 64 क्लॉज 1 का प्रोवाइजो, तो वहाँ पर जितने भी समन्स सर्व किए जा रहे हैं उन समन्स का एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाना है। उस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए कुछ डेजिग्नेट कर दिया गया है भाई कि कैसे जो है सारे समन्स का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा। तो प्रोवाइजो 1 बताता है कि पुलिस स्टेशन और जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे, ठीक है, एक तो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, दूसरा जो कोर्ट के रजिस्ट्रार होंगे वो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे कि सारे जो भी समन्स उस कोर्ट के द्वारा सर्व किए गए हैं सभी का रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन कर लिया जाएगा। ऑलराइट, 64 क्लॉज 1 के प्रोवाइजो में तो यही बदलाव था। सिमिलरली आप सेक्शन 64 क्लॉज 2 का प्रोवाइजो जब आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि येट अगेन ऑन द सिमिलर लाइंस कि अब समन्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व किया जा सकता है। और जो इलेक्ट्रॉनिकली समन्स को सर्व कर दिया गया है उसको अब आप प्रिंट आउट निकाल करके उसको आप रख लीजिए सेफ कीपिंग के लिए, एंड फॉर रिकॉर्ड वो दैट विल बी इनफ कंसिडरेशन इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो सेक्शन 64 में तो यही चेंजेस थे। अगला जो बदलाव लाया गया है वो है आपका सेक्शन 65 में। सेक्शन 65 डील करता है विथ सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉरपोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज़। तो इसमें जो आप चेंज देखिएगा, सबसे पहले टू बिगिन विथ जो बड़ा ही एक छोटा सा परिवर्तन है, इस सीआरपीसी के अंदर आप पाते हैं कि वहाँ पर कंपनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, वहाँ पर सिर्फ कॉरपोरेशंस की बात की गई थी। लेकिन सेक्शन 65 बीएनएसएस के अंदर कंपनी वर्ड को भी स्पेसिफिकली यूज़ कर लिया गया है। ऑलराइट, ये आप एक जेनरिक टर्म में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप पढ़ते हो सेक्शन 65 क्लॉज 1, you'll find सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ कंपनी और अ कॉरपोरेशन, ठीक है, मे बी इफेक्टेड बाय serving it on the director, manager, secretary and other officer of the company or corporation, and so the section goes on। तो इतने तक में ही हम लोगों ने देख लिया पहला चेंज ये कि कंपनी शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और दूसरा चेंज जो लाया गया है कि अब आप चार जो अथॉरिटीज़ हैं, चार जो लोग हैं जिन पर आप समन सर्व कर सकते हैं वो कौन कौन हो गए? डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या फिर कोई भी अन्य ऑफिसर्स, एनी अदर ऑफिसर्स। सीआरपीसी के कंपैरिजन में यहाँ पर चेंज लाया गया है। सीआरपीसी में जो टर्म्स यूज़ किए गए थे वो थे आपके सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। ठीक है, तो सेक्रेटरी, लोकल मैनेजर और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर्स की जगह पर अब यूज़ कर लिया गया है डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर्स। ठीक है, विद दैट ये आपका जो नया इंट्रोडक्शन था सेक्शन 65 क्लॉज 1 का ये पूरा हुआ। अब एक बड़ा ही ऑब्वियस सा चेंज है इस कंटेक्स्ट में कि सेक्शन 65 क्लॉज 1 का एक्सप्लेनेशन देखिए काइंडली आप लोग। वहाँ पर पहले जो है जब कंपनी शब्द का ही प्रयोग नहीं किया गया था तो कंपनी को डिफाइन करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब चूंकि कंपनी शब्द को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है इस सेक्शन के अंदर में, तो आप पाएंगे कि कंपनी को डिफाइन किया गया है और इसमें जो डेफिनेशन है वो
2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग है। ऑल राइट, तो ये आपका सेक्शन 65 क्लॉज 1 का एक्सप्लेनेशन हो जाता है। सेक्शन 65 क्लॉज 2 में आप देख लीजिए कि समन्स जो अब इसमें समन्स फर्म पे या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स पे सर्व करने का क्या होगा तरीका, उसको भी बताया गया है कि सर्विस ऑफ समन्स ऑन अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स मे बी अफेक्टेड बाय सर्विंग इट ऑन एनी पार्टनर ऑफ सच फर्म और एसोसिएशन एंड सो द सेक्शन गोज ऑन। तो इसमें मुख्य जो लाया गया है कि अब फर्म या कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स पर भी समन सर्व करने की बात यहाँ पर कर दी गई है। एक नया इंट्रोडक्शन। ऑल राइट, एंड विद दिस वी आर डन विद सेक्शन 65। अगला चेंज जिसकी हम लोग बात करेंगे वो सेक्शन 66 में लाया गया है। सेक्शन 66 जो कि बात करता है आपके सर्विस व्हेन पर्सन्स समन्ड कैन नॉट बी फाउंड। अब इसमें आप देखिएगा कि पहले जो सीआरपीसी में चर्चा की गई थी, सीआरपीसी में यदि व्यक्ति नहीं मिल रहा है, उसके घर पर आप समन सर्व करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति वहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो सीआरपीसी कहता था कि आप उस फैमिली के किसी भी अडल्ट मेल मेंबर को समन सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जेंडर न्यूट्रल प्रोविजन नहीं था। आप किसे दे सकते थे? उस फैमिली के किसी भी अडल्ट मेल मेंबर को समन सर्व कर सकते थे। इसी कंटेक्स्ट में एक बड़ा ही पॉजिटिव चेंज मैं कहूँगा लाया गया है सेक्शन 66 के अंदर, जहाँ पर अडल्ट मेल मेंबर की जगह केवल अडल्ट मेंबर शब्द का या फ्रेज का इस्तेमाल कर लिया गया है। ठीक है, और इसके साथ जो है इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने का प्रयास किया गया है, और ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग कि ये प्रोसीजर को इस हिसाब से सिंप्लीफाई भी करता है। ऑल राइट, ठीक है, अब इसके साथ हम लोग चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जिसमें कि चेंज लाएगा सेक्शन नंबर 70। अब सेक्शन 70 का क्लॉज 3 देखिए, इसमें एज सच वैसा कुछ सब्सटैंटिव ऑल्टरेशन नहीं है। रादर अब जहाँ जहाँ पर भी आप देख रहे हो कि इतने जगहों पे इलेक्ट्रॉनिकली समन सर्व करने की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हर चीज़ को कन्वे करने की बात हो रही है, तो सेक्शन 70 क्लॉज 3 उन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक प्रोविज़न यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, एक्सप्रेसली लिख दिया गया है कि अगर उसे समन्स वगैरह को इलेक्ट्रॉनिकली भी सर्व किया गया है तो उसकी वैल्यू सिमिलर सेम रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हम लोग 70 क्लॉज 3 को एक बार पढ़ लेते हैं। दिस सेक्शन गोज एज all summons served through electronic communication under sections 64 to 71 both inclusive shall be considered as duly served, and a copy of such summons shall be attested and kept as a proof of service of summons। यानी कि बड़े ही सिंपल टर्म्स में इलेक्ट्रॉनिकली भी अगर आप समन्स को सर्व कर रहे हैं तो दैट इज़ प्रूफ इनफ। ऑल राइट, उसमें आपको ऐसा नहीं है कि फिर से फिजिकल कॉपी भी देनी पड़ेगी या फिजिकल कॉपी के एब्सेंस में समन्स सर्व नहीं माना जाएगा। ऑल राइट, एंड विद दैट वी आर डन विद सेक्शन 70 एज वेल। अब यहाँ के आगे हम लोग फिर बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट की बात करें, एक और प्रोविज़न बड़ा छोटा सा चेंज है सेक्शन 71 के अंदर। आप देखोगे तो पाओगे कि सेक्शन 71 जो है ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है सेक्शन 69 ऑफ सीआरपीसी के साथ, और यहाँ पर जो है सिंपल वही चेंज लाए गए हैं कि अब ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी सर्व किया जा सकता है समन्स को। सेक्शन 71 बेसिकली बात करता है आपका सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेसेस की, तो विटनेसेस को जो समन्स देने की बात है अब आप वो इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकते हैं। ऑल राइट, विद दैट यू आर डन विद समन्स एंड नाउ विल टॉक अबाउट वारंट ऑफ अरेस्ट। वारंट ऑफ अरेस्ट के कंटेक्स्ट में बात करते हुए जो सबसे पहले हमारे काम का ऑल्टरेशन लाया गया है वो है आपके सेक्शन नंबर 82 के अंदर। सेक्शन 82 बात करता है आपका प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन्स अगेंस्ट हुम वारंट इज इशूड। अब यहाँ पर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है जिसके अगेंस्ट वारंट जारी हुआ है। तो इसमें अब आप देखिएगा, हम लोग पहले जब बात कर रहे थे तो उस समय भी हमने देखा था कि एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था। इन्वेस्टिगेशन वाले चैप्टर को डील करते वक्त हमने देखा था एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को
सॉरी अरेस्ट के चैप्टर को डिस्कस करते वक्त हमने देखा था कि एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, जिसका ये काम था कि जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं उस डिस्ट्रिक्ट में उनका डेटा कंपाइल करके रखे। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर वही सिंपल सी बात की गई है कि जब वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर दिया गया है और उस वारंट ऑफ अरेस्ट के न्यू आपको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो ऐसी गिरफ्तारी के केस में बाकी सारे प्रोसीजरल सेफगार्ड्स के साथ साथ आप वैसे डेजिग्नेटेड ऑफिसर को भी इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैसे दोनों डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नंबर एक, जहाँ पर आपको गिरफ्तार करके रखा गया है उस जिले के डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आप इंटीमेट कर दीजिए, और दूसरा, यदि वो व्यक्ति किसी अन्य जिले का रहने वाला है या आमतौर पे किसी अन्य जगह पर रहता है तो उस डिस्ट्रिक्ट के भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को आप इन्फॉर्म कर देंगे, इंटीमेट कर देंगे कि मिस्टर XYZ को अरेस्ट कर लिया गया है। ऑलराइट, विद दैट हम लोग सेक्शन 82 के चेंजेस को भी हमने देख लिया। ऑलराइट देन, अब जो अगला चेंज है यह है सेक्शन नंबर 84 के अंदर। सेक्शन 84 आपका कॉरस्पॉन्ड करता है CRPC के सेक्शन 82 के साथ। और सेक्शन 82 आई बिलीव कि बड़ा ही पॉपुलर एंड फेमस काइंड ऑफ सेक्शन था। ये प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर्स की बात करता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग की बात करता है। तो सेक्शन 84 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें अब आप देखिएगा सेक्शन 84 के क्लॉज 4 में आ जाइए। सेक्शन 84 का क्लॉज 4 क्या बताता है कि where the proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offence which is made punishable with imprisonment of 10 years or more, or imprisonment for life, or with death under the BNSS 2023 or under any other law for the time being in force, and such person fails to appear at the specified time and place required by the proclamation, the court may, after making such inquiry as it thinks fit, pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect. तो यहाँ पर अब आप देखिएगा कि CRPC के कंपैरिजन में BNSS जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रॉडन कर देता है। इसमें अब जब CRPC में आप देखिएगा तो वहाँ पे आप पाइएगा कि सेक्शन 82 में कुछ ऑफेंसेस स्पेसिफाइड थे जिनके कंटेक्स्ट में ही प्रोक्लेम किया जा सकता था। उन ऑफेंसेस के बियॉन्ड जा कर के आप किसी भी व्यक्ति को, एब्सकॉन्डिंग पर्सन को प्रोक्लेम नहीं कर सकते थे एज एन ऑफेंडर। तो उसको, उसके एम्बिट को थोड़ा सा बड़ा करते हुए BNSS अब क्या बोलता है कि वैसा कोई भी ऑफेंस जिसमें सज़ा 10 साल से ज़्यादा की इम्प्रिजनमेंट हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो या डेथ हो, वैसे किसी भी मामले में अब जो कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट्स हैं, वो किसी भी व्यक्ति को एज एन ऑफेंडर प्रोक्लेम कर सकते हैं। ऑलराइट, ये सेक्शन 84 के क्लॉज 4 में दिया गया है। अगला जो चेंज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है आपके सेक्शन नंबर 86 में। सेक्शन 86 बेसिकली जो है एक नया प्रोविज़न है, नया एडिशन है, और ये बात करता है आपका किस चीज़ का। सेक्शन 86 बात करता है आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। तो जो भी ऑफेंडर्स प्रोक्लेम कर दिए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई और अटैच करने के प्रोसेस के बारे में डील करता है आपका सेक्शन नंबर 86। तो सेक्शन 86 को यदि हम लोग देखें तो ये बोलता है इट प्रोवाइड्स दैट द कोर्ट में ऑन द रिटन रिक्वेस्ट फ्रॉम अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी कि कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट में, बट ओनली अपॉन द रिटन रिक्वेस्ट। अभी क्या करना है आगे हम लोग देखेंगे, बट यहाँ पे पहले ध्यान क्या देना है हमें कि SP या कमिश्नर रैंक के किसी पुलिस अधिकारी के रिटन रिक्वेस्ट पे कोर्ट जो है क्या कर सकती है, इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिक्वेस्टिंग असिस्टेंस फ्रॉम कोर्ट और एनी अथॉरिटी इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट फॉर आइडेंटिफिकेशन, अटैचमेंट और फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अब किसी व्यक्ति को समझिए कि प्रोक्लेम कर दिया गया हो ऑफेंडर,
एक्स डिस्ट्रिक्ट एक्स के अंदर किया गया है, वो अब कहीं डिस्ट्रिक्ट वाई का रहने वाला है, प्रॉपर्टीज़ उसकी वहाँ पर हैं, तो वैसे केस में जो है एसपी या फिर कमिश्नर रैंक के पुलिस ऑफिसर्स रिक्वेस्ट करेंगे, मैंने एक रिटन रिक्वेस्ट वो देंगे कोर्ट को, और कोर्ट उस रिटन रिक्वेस्ट को पाने के बाद वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट है या फिर कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट है वैसे जगह के कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगा कि आप इस व्यक्ति के प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए और उसे अटैच कर लीजिए। ठीक है, ये केवल प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने का एक तरीका लाया गया है, लेकिन हमारे लिए प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो नंबर 1 ये सेक्शन एक नया इंट्रोडक्शन है, इस कारण से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देख लीजिए तो यहाँ पर रिटन रिक्वेस्ट पर काम करने की बात हो रही है, पर रिटन रिक्वेस्ट किसका चाहिए? रिटन रिक्वेस्ट चाहिए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस के रैंक के किसी भी ऑफिसर का। ठीक है, तो इस इन कंटेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। विद दैट सेक्शन 82 भी आपका, 86 भी आपका कंप्लीट हो जाता है। सो चैप्टर नंबर 6 में जो मेजर चेंजेस लाए गए थे वो समाप्त हो गए। अब हम लोग चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 7 आपका डील करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स की। ठीक है, इसमें सबसे पहला अल्टरेशन जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 94 में। सेक्शन 94 में अब आप देखिएगा कि एक फ्रेज़ ऐड भी किया गया है और कुछ शब्द या एक फ्रेज़ आप कह सकते हैं इससे निकाल भी लिया गया है। बड़ा पॉपुलरली इस सेक्शन में बच्चे हमेशा याद रखते थे कि टेलीग्राम एंड टेलीग्राफ अथॉरिटीज़ से रिलेटेड ये प्रोविज़न है, और इंटरेस्टिंगली टेलीग्राम एंड टेलीग्राफ अथॉरिटी जो वर्ड यूज़ किया गया था उसे इस सेक्शन से हटा दिया गया है। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि टेलीग्राम का जो यूजेज था उसे समाप्त कर दिया गया, टेलीग्राफ अथॉरिटी की अब रिलेवेंस नहीं रही है, तो इट मेयरली बिकेम अ लिंग्विस्टिक जार्गन इन दिस कंटेक्स्ट, इस कारण से इसे हटा करके समाप्त कर दिया गया। और एक नया फ्रेज़ भी ऐड किया गया है जो कि कीपिंग इन लाइंस विद द रिसेंट चेंजेस है। और क्या ऐड किया गया है? इसमें ऐड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन डिवाइसेस विच इज़ लाइकली टू कंटेन डिजिटल एविडेंस। इस फ्रेज को ऐड कर दिया गया है। इससे पहले कि मैं अपने डिस्कशंस में आगे जाऊं, मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर भी कर देना चाह रहा हूं और आपसे काइंड रिक्वेस्ट भी करता हूं कि यहाँ पर मैं इन वीडियोस में केवल जो परिवर्तन लाए गए हैं उनको डील कर रहा हूँ, केवल उनकी डिस्कशंस कर रहा हूँ। डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ दीज सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पर हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, या अभी टाइम परमिट नहीं कर रहा है कि विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ हाफ एन आवर 40 मिनट्स हम लोग उसे डिटेल में डील करें। इस कारण से जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो साथ में बेयर एक्ट का होना बहुत ही नेसेसरी है आप लोगों के लिए, और बेयर एक्ट में मैं जो भी बातें बता रहा हूँ काइंडली उन्हें फॉलो कीजिए, अंडरलाइन कीजिए और नोट डाउन करके उन्हें मेमोराइज करने का प्रयास कीजिए। एंड आई एम वेरी श्योर कि जितने भी ऑल्टरेशंस मैंने अभी तक डिस्कस किए हैं और आने वाले दिनों में डिस्कस करूँगा, तो विद इन दीज आई बिलीव 8 to 10 वीडियोज़ यू विल comfortably क्लियर मोर देन 80% ऑफ द क्वेश्चंस जो कि इन चेंजेस से रिलेटेड यहाँ पर आएंगी। ठीक है, और 80-20 प्रिंसिपल के बारे में यदि आपने कभी पढ़ा हो या देखा हो तो मेरा मानना है कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के कंटेक्स्ट में दिस रेशियो इज़ गुड इनफ। ओके देन, मूविंग ऑन, जो अगला चेंज है जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्शन नंबर 97 में। सेक्शन 97 बात करता है सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा। तो अब इसमें फिर वही बात है, इनमें अथॉरिटीज़ से क्वेश्चन रहते हैं यूजुअली पीटी में, तो अथॉरिटीज़ में कोई चेंज नहीं लाया गया है। तो डीएम, एसडीएम और जेएमएफसी जो हैं, अगर लग रहा है कि
कोई भी ऐसा प्लेस है जहाँ पर कि स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई हो या फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स रखे गए हों, तो वैसे जगह को की छानबीन करने के लिए वो ऑर्डर दे सकते हैं टू एनी पर्सन और एनी ऑफिसर नॉट बिलो, मतलब नॉट ऑफ द रैंक ऑफ कांस्टेबल, एनी पर्सन अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल, उसे वो ऑर्डर कर सकते हैं, परमिट कर सकते हैं कि गो ऑन एंड सर्च दैट प्लेस। तो इसी में आप देखिएगा कि फॉर्ज डॉक्यूमेंट, स्टोलन प्रॉपर्टीज़ या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल की भी बात की जाती है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स की बात की जाती है। तो इस ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल के कंटेक्स्ट में आप पाइएगा सेक्शन 97 क्लॉज 2 में ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स क्या हैं वो बताया गया है। हमारे लिए जो रिलेवेंट चेंज है वो सेक्शन 97 क्लॉज 2 के सब क्लॉज बी में किया गया है, जहाँ पर कि मेटल्स एंड टोकन्स एक्ट पहले यूज़ किया गया था। जब आप क्लॉज बी देखिएगा तो मेटल्स एंड टोकन्स एक्ट का इस्तेमाल था, तो मेटल्स एंड टोकन्स एक्ट को हटा करके अब वहाँ पर कॉइनेज एक्ट 2011 का प्रोविजन है, कॉइनेज एक्ट 2011 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इस सेक्शन में दिस इज़ द ओनली चेंज दैट हैज़ बीन ब्रॉट। ऑल राइट, अब अगला एक जो नया इंट्रोडक्शन है वो है सेक्शन नंबर 105। आपका सेक्शन 105 ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि अब हर जगह पे जहाँ पर भी ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का इस्तेमाल करके प्रोसीजर को ट्रांसपेरेंट रखा जा सकता है, वहाँ हर जगह पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सिमिलरली इस कंटेक्स्ट में भी कोई भी सर्च या सीजर हो रहा है तो उस पूरे सर्च या सीजर के प्रोसेस को ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। एंड टू मेक द प्रोसेस ईजी ये भी लिख दिया गया कि प्रेफरेबली थ्रू मोबाइल फ़ोन्स। तो किसी अमले जमले की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से भी यदि रिकॉर्ड कर लिया जा रहा है पूरे सिस्टम को, देन दैट इज़ गुड इनफ फॉर द प्रोसेस और द प्रोसीजर लेड डाउन। ऑल राइट, देन सेक्शन 85 में मेजर यही चेंज है। नंबर 1, द नंबर ऑफ द सेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, और दूसरा कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन से पूरे सर्च एंड सीजर प्रोसेस को आप रिकॉर्ड करेंगे एंड प्रेफरेबली थ्रू मोबाइल फ़ोन्स करेंगे। दैट इज़ ऑल। अगला चेंज जो इम्पोर्टेंट चेंज है जिसे हम लोगों को देखना है वो आपके सेक्शन नंबर 107 में। 107 बात करता है अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी की। अब इस सेक्शन में आप लोग देखिए कि जहाँ पर जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उस पुलिस ऑफिसर को यदि रीज़न टू बिलीव है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो उसके इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो प्रॉपर्टी इज़ ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे ऑब्टेन की गई है? वो किसी ऑफेंस के रिज़ल्ट में आई है या फिर क्रिमिनल एक्टिविटी में संलिप्त है वो वैसी प्रॉपर्टी। तो वैसे केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो विद द अप्रूवल ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस वो क्या कर सकते हैं, वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं या मैजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये जो प्रॉपर्टी है मुझे लग रहा है, मेरे पास रीज़न टू बिलीव है कि ये किसी ऑफेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, काइंडली इसको अटैच कर लिया जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को रीज़न टू बिलीव है और उस रीज़न टू बिलीव इसके आधार पर वो चाह रहा है कि इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाए। एप्लीकेशन वो दे रहा है कोर्ट या मैजिस्ट्रेट को, मगर ये एप्लीकेशन दिया जा रहा है विद द परमिशन ऑफ एसपी और कमिश्नर। ठीक है, अब इसी कंटेक्स्ट में देखिए क्लॉज 2 जब आप देखेंगे सेक्शन 107 का क्लॉज 2 देखेंगे कि अब कोर्ट के पास एप्लीकेशन आपने दे दिया कि सर इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए। अब कोर्ट देखती है और मैजिस्ट्रेट उसको देखने के बाद यदि मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई रीज़न टू बिलीव, अब मैजिस्ट्रेट को भी आ गया, उन्हें भी लग रहा है कि भाई हो सकता है जो बात बोली जा रही है उसमें सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ है कुछ। अब वो इस पे एविडेंस लें या ना लें, ठीक है, उन सभी चीज़ों के एविडेंस लें ना लें इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट, अगर उन्हें लग गया कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या किसी क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, तो क्या आउटराइटली अटैच कर लेंगे? तो जी नहीं, वो आउटराइटली उसे अटैच नहीं करेंगे,
रादर वो क्या करेंगे कि अब जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है उसको वो शो कॉज नोटिस देंगे कि भाई आपकी ये प्रॉपर्टी है, इसे हम अटैच कर सकते हैं ऑफ कोर्स, तो अब आप कारण दीजिए विद इन 14 डेज। देखिए यहाँ पर भी टाइम लिमिट लेकर के आया गया, वो शो कॉज नोटिस दिया जाएगा उस व्यक्ति को विद इन 14 डेज आप आ करके हमें ये बताइए कि आपकी इस प्रॉपर्टी को अटैच क्यों न किया जाए। ठीक है, यदि आप ये यहाँ एक्सप्रेसली मुझे बता देते हैं कि हाँ सर ऐसे ऐसे रीजंस हैं, इस कारण से ऐसा लग रहा है इस प्रॉपर्टी को अटैच ना किया जाए, तब तो नहीं अटैच किया जाएगा। बट इफ़ यू आर अनेबल टू शो जेन्युइन कॉज तो क्या होगा, उसका प्रोसेस और आगे दिया गया है। तो इसमें दो चीज़ें आपने देख ली कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के पास अप्लाई कर सकता है, वो अप्लाई करेगा विद द प्रायर परमिशन एक्चुअली ऑफ द एसपी एंड कमिश्नर कि सर इसे अटैच कर लीजिए। और अगर मैजिस्ट्रेट के पास भी रीज़न टू बिलीव है तो वो 14 दिन का नोटिस देगा, शो कॉज नोटिस देगा टू दैट पर्सन कि आप आकर के रीजनिंग दीजिए। सेक्शन 107 क्लॉज 4 का प्रोवाइजो देखिए। अब इसमें बोलता है कि यदि इन 14 दिनों के अंदर आकर के भी व्यक्ति रीज़न नहीं प्रेजेंट कर पाता है, तो अब अगर रीज़न नहीं प्रेजेंट कर पा रहा है तो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट एक्स पार्टे ऑर्डर भी दे सकते हैं। यानी अब आप नहीं आ रहे हैं तो अब आपकी गलती है, यू आर स्लीपिंग अपॉन योर राइट्स, आपको तो मौका दिया जा रहा है बावजूद इसके नहीं आ रहे हो आप, तो ऐसे में एक्स पार्टे ऑर्डर भी दिया जा सकता है। सेक्शन 107 का क्लॉज 6 भी इसी कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी देख लीजिएगा और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं कि जब ये प्रोसीडिंग के बाद पाया गया, पूरी प्रक्रिया चली और उस प्रोसीडिंग के बाद ये पाया जाता है कि ये प्रॉपर्टी किसी क्राइम की प्रोसीड है, तो वैसे केस में क्या होता है, एक कोर्ट या मैजिस्ट्रेट जो है डीएम को ऑर्डर कर देंगे, डीएम को ऑर्डर करेगी कि इस प्रॉपर्टी का रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 107 क्लॉज 6 में जो है कोर्ट किसको ऑर्डर कर रहा है, तो डीएम को कर रहे हैं। क्या करने के लिए बोल रहे हैं कि उस प्रॉपर्टी का रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करवा दीजिए और उसको बांट दिया जाएगा वैसे लोगों में who have been affected by that crime. All right, and with that we are done with chapter number 7. चैप्टर नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं आगे। ये चैप्टर डील करता है विथ सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। जो हम लोग देखते थे उधर सीआरपीसी में 106 से लेकर के 124 तक शायद था, तो वही प्रोविजंस यहाँ पर सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर इंक्लूड किया गया है। और इसमें वैसे कुछ बड़े प्रोमिनेंट चेंजेस नहीं है, बड़ा ही सिंपल चेंज है जो कि आप देखेंगे सीआरपी बीएनएसएस के डेफिनेशन क्लॉज में भी बेल बॉन्ड को ऐड किया गया है। ठीक, बेल बॉन्ड और बॉन्ड में यही डिफरेंस हो रहा है कि जहाँ पर भी बॉन्ड विथ श्योरिटी हो जा रहा है और बेल विथ श्योरिटी हो जा रहा है तो उसे बेल बॉन्ड टर्म का यूज़ कर दिया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ पर बेल विथ और विदाउट श्योरिटीज़ था तो विथ श्योरिटीज़ वाले में अब उसकी जगह पर बेल बॉन्ड यूज़ कर लिया जा रहा है और विदाउट श्योरिटीज़ वाले में नॉर्मल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया जा रहा है। तो आप ज़्यादातर जगहों पे 125 टू 128 में आप देखिएगा कि बेल विथ और विदाउट श्योरिटीज़ की जगह पर बेल और बेल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया गया। सिमिलरली 129 में भी आप देखेंगे बॉन्ड विथ श्योरिटीज़ की जगह पे बेल बॉन्ड का इस्तेमाल कर लिया गया है। और इसके अलावा इसमें बड़ा ही कोई कंसेप्चुअल चेंज नहीं है। और सेक्शन 129 क्लॉज एफ का सब क्लॉज 1A to G में आप कुछ चेंजेस पाएंगे। उसमें आप देखिएगा कि पहले जो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट और अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट यूज़ किए गए थे, इन दोनों एक्ट्स को रिप्लेस कर दिया गया है बाय फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 से और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 से। ऑलराइट, विद दिस आपका चैप्टर नंबर 9 भी समाप्त हो जाता है। चैप्टर 10 जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, इसमें भी कुछ छोटे मोटे बदलाव लाए गए हैं। पहला चेंज आप देखिएगा सेक्शन 144 के क्लॉज 1 का एक्सप्लेनेशन। इसमें जो है माइनर की डेफिनेशन पहले दी गई थी, उसे अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो एक बड़ा ही माइनर सा चेंज है जिसे माइनर के डेफिनेशन को यहाँ से हटा दिया गया है।
दूसरा बदलाव जो एक नया इंट्रोडक्शन किया गया है वो है सेक्शन 145 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी के अंदर, जहाँ पर अब ऐसे केस कहाँ कहाँ फाइल कर सकते थे उसके लिए प्रोविजंस दिए गए थे कि जहाँ पे व्यक्ति रिजाइड कर रहा हो। दो तीन ग्राउंड्स थे, उसमें एक ग्राउंड और ऐड कर दिया गया है कि जहाँ पर उस व्यक्ति के मदर और फादर रिजाइड कर रहे हो, अब वहाँ पर भी केस फाइल किया जा सकता है। तो ऐसी कोई भी वाइफ है या पेरेंट्स हैं, वो कहाँ पे फाइल कर सकते हैं, जहाँ पर उस व्यक्ति के माता या पिता रिजाइड कर रहे हो। स्पेसिफिकली अगर कहा जाए तो ये उनके पेरेंट्स को थोड़ा सा ईज़ करने के लिए, पेरेंट्स चूँकि पेरेंट्स को भी मेंटेनेंस देने की बात करता है प्रोविज़न, तो उसको ईज़ करने के कंटेक्स्ट में ही इस्तेमाल किया गया है। और ये बस उस जगह को भी अब जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड कर दे रहा है। इसके आगे यदि अब हम लोग बात करें डेफिनेशन क्लॉज में लाए गए कुछ चेंजेस को, तो ज़्यादा बड़े परिवर्तन नहीं हैं, कुछ जो छोटे चेंजेस लाए गए हैं उन्हें देख लेना है। और चूँकि डेफिनेशन क्लॉज के चेंजेस हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कंटेक्स्ट में, और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग थोड़ा सा इसमें जो लाए गए हैं परिवर्तन उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला जो चेंज है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में ही ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को इंट्रोड्यूस करके कर दिया गया है। अब ये डेफिनेशन के सेक्शंस हैं, तो इनमें पूरे पूरे प्रोविजंस को आपको देखना और मेमोराइज़ करना ही पड़ेगा, तो मैं उस एक्सप्लेनेशन के अंदर अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। केवल आपको वो जो नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं उन्हें एनलिस्ट करवा दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, और फिर द रेस्ट आई लीव अप टू यू। तो नंबर 1 2(1)A में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को ऐड किया गया है। जब आप देखिएगा 2(1)B में तो बेल को डिफाइन किया गया है, और 2(1)D के अंदर बेल बॉन्ड को डिफाइन किया गया है। बेल और बेल बॉन्ड का डिफरेंस मैं पहले भी आपको बता रहा था। बेल बॉन्ड में अब सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी श्योरिटी की बात कर दी जा रही है तो वो बेल बॉन्ड कहा जाएगा। और बेल का जो सिंपल सा मीनिंग था, बेल एक ऐसा सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें कि जो पर्सन जिसे कि कस्टडी से छोड़ा जा रहा है, उसको छोड़ने के लिए उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं, और उसके बाद उसे रिलीज़ कर दिया जा रहा है फ्रॉम कस्टडी। और वही जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को ही अगर आप समझिएगा तो दो कंडीशंस हैं। एक बात करता है आपके बॉन्ड की। बॉन्ड में है कि यदि मुझे छोड़ा जा रहा है तो मैं ही लिख करके दे रहा हूँ खुद कि मैं इन कंडीशंस को फॉलो करूँगा और कहीं नहीं जाऊँगा, तो दैट इज़ बॉन्ड। और यदि इस बॉन्ड के साथ एक श्योरिटी को भी ले आइएगा तो वो हो जाएगा बेल बॉन्ड। तो ये दो तीन इंट्रोडक्शंस हुए। पहला ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बात हो गई, बेल हो गया, बेल बॉन्ड हो गया। उसके बाद 2(1)E में देखिएगा तो बॉन्ड का डेफिनेशन दिया गया है। 2(1)I के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को डिफाइन किया गया है। सेक्शन 2(1)L जो कि इन्वेस्टिगेशन की बात करता है, इन्वेस्टिगेशन पहले भी दिया गया था, इसमें एक नए एक्सप्लेनेशन को ऐड किया गया है जिसका इम्पैक्ट ये है कि स्पेशल एक्ट्स जो हैं वो प्रिवेल कर जाएंगे। अगर किसी भी एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की अपनी प्रोसेस दी गई है तो वहाँ पर जो स्पेशल एक्ट का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो BNSS के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा। ये कॉमन पार्लेंस में भी आप देखते हैं, CRPC के अंदर भी प्रोविजंस थे कि जहाँ पर स्पेशल लॉज होंगे वो लोकल लॉज के ऊपर प्रिवेल कर जाते हैं। और सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में आप देखिएगा कि यदि BNSS के अंदर कुछ प्रोविजंस को डिफ़ाइन नहीं किया गया है प्रॉपर्ली, और वो डेफिनेशन हमें BNS या फिर IT एक्ट के अंदर उपलब्ध हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो वो सीधे सीधे ड्रॉ कर लिए जाएंगे और वही मीनिंग यहाँ पर भी होगा। तो IPC की बात तो वहाँ पहले भी की गई थी, मगर IT एक्ट को जो है BNSS के अंदर ऐड कर दिया गया है। और ये चेंज भी बड़ा ही नेचुरल सा फील होता है, क्योंकि हर जगह पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की बातें की हैं, तो ऐसे में IT एक्ट को इंक्लूड करना बड़ा ही नेचुरल सा चेंज है यहाँ। विद दैट हम लोग आज के अपने डिस्कशंस के एंड तक पहुँच गए हैं। मेरा मानना है कि आने वाले 2 या फिर 3 क्लासेस में आप BNSS में लाए गए चेंजेस के 80 to 90% जो हमारे काम के प्रोमिनेंट चेंजेस हैं उन्हें डील कर चुके होंगे। तो काइंडली गो थ्रू
ईच वीडियो। अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो काइंडली उन्हें देखिए एंड गो ऑन विथ योर प्रिपरेशंस।